नमस्कार दोस्तों, मैं सीए नरेश भाटिया। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 115 BAC। बेसिकली ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, इस प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल्स भी गो थ्रू कर सकते हैं और एक नॉर्मल इंडिविजुअल, एक नॉर्मल पर्सन भी इसको पढ़ के समझ सकता है इजीली। लेकिन मैं इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करूँगा और जो मेरी एक्सप्लेनेशन होगी वो बेसिकली एक नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉर्मल पर्सन के लिए होगी जो कि एक प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करूँगा कि ये सेक्शन है क्या, इससे एक आम आदमी की टैक्सेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको उससे क्या फ़ायदे हैं, उसको ये सेक्शन का बेनिफिट लेना भी चाहिए या इसको ऑलरेडी जो पुराना सिस्टम चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपना रिटर्न फाइल करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस सेक्शन की ये समरी का पेज है। इस सेक्शन में 5 सब सेक्शंस हैं। इसको मैंने यहाँ पे जस्ट डाला है। ये मेरे प्रोफेशनल भाई इसको ज़्यादा बेहतर समझेंगे, आम आदमी को इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैंने बनाई है। ये मेरे जो आम भाई हैं जो कि प्रोफेशनल नहीं है, उनके लिए है बेसिकली। इसमें पूरा एक निचोड़ आप समझिए कि सेक्शन का मैंने इस एक ही शीट में डाला हुआ है। इसको हम अगर पढ़ते हैं, न्यू सेक्शन 115 BAC इंट्रोड्यूस्ड इन फाइनेंस बजट 2020 टू प्रोवाइड एन ऑप्शन दी गई है। दोस्तों ध्यान रखें, ये ऐसी कोई नहीं है कि आपके ऊपर आपको ये फॉलो करना ही करना है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन दिया गया है। किसको दिया गया है? एन ऑप्शन टू इंडिविजुअल एंड HUF टैक्स पेयर्स। HUF मीन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको भी मेरे प्रोफेशनल भाई समझ लेंगे। एक आम आदमी को इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप इंडिविजुअल तक रहें। इंडिविजुअल मीन्स जैसे एक आम, आप कोई भी सैलरीड पर्सन हो गया या कोई भी एक बिजनेसमैन हो गया, उसको हम इंडिविजुअल बोल लेते हैं। टू पे टैक्स एज पर द न्यू टैक्स स्लैब्स, यानी कि कोई न्यू टैक्स स्लैब्स इंट्रोड्यूस की गई हैं। न्यू टैक्स स्लैब्स की ये शीट मैंने यहाँ बनाई है। इसको अभी हम आने वाले 2 से 3 मिनट में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको दोबारा पढ़ लें। एज पर द न्यू टैक्स स्लैब सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशन भी दी हुई हैं। मतलब उन्होंने एक नई टैक्स स्लैब तो दे दी है कि आप ये नई टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे कर सकते हो, लेकिन साथ में कुछ कंडीशन रख दी गई हैं। वो ये सारी की सारी वो कंडीशंस पड़ी हुई हैं। इन कंडीशंस को भी मैं बड़ा ही समराइज और सिंप्लीफाइड वे में समझाऊंगा। आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे प्रोफेशनल भाई हैं जो इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। दोबारा हम अपनी स्लाइड पे आते हैं। सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन सच एज फोरगोइंग वेरियस डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, सेट ऑफ लॉसेस। इसका मतलब क्या है दोस्तों? सिंप्लीफाइड वे में समझाऊं, गवर्नमेंट ने अगले साल जो रिटर्न फाइल होना है उसके लिए एक ऑप्शन दी गई है कि आप जो एग्जिस्टिंग स्लैब है उसको छोड़ करके एक नई स्लैब को फॉलो करें जिसके रेट एग्जिस्टिंग स्लैब के मुकाबले काफ़ी कम है। लेकिन अभी आप जो डिडक्शंस लेते हैं, जैसे कि हम चिल्ड्रन स्कूल फ़ी, उसके डिडक्शन लेते हैं 80C में, हम कोई EPF कटवाते हैं, हम PPF में पैसा जमा करवाते हैं, LIC की किस्त पे करते हैं, हाउस लोन का हम EMI पे करते हैं, हमें या मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, हमें इन सब की डिडक्शंस मिलती हैं। हमारी मान लीजिए हमारी सैलरी 10 लाख रुपए है, उसमें से हमने 1 लाख रुपए बच्चों की फीस पे कर दी, तो हमारा टैक्स 10 लाख पे ना लग के 9 लाख पे लगता है। मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए और LIC का वो प्रीमियम दे दिया, तो 10 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख स्कूल फीस, 1 लाख LIC, तो नेट 8 लाख बचा, तो हम 8 लाख के ऊपर टैक्स देंगे। तो 10 लाख हमारी सैलरी इनकम है, लेकिन टैक्सेबल इनकम 8 लाख रह जाएगी। उसके मुताबिक हम लोगों ने टैक्स देना है। तो ये सेक्शन क्या बोलती है कि आप जो डिडक्शन माइनस कर रहे थे अपनी टोटल सैलरी में से, वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपने नई टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना है, तो 10 लाख अगर सैलरी है, चाहे आप बच्चे की स्कूल फी दे रहे हैं 1 लाख रुपए, चाहे आपने LIC की किस्त दे दी है 1 लाख रुपए, चाहे आपने PPF में पैसा डाला है, आप अपना हाउस रेंट अलाउंस आपको मिल रहा है, आप जो भी रेंट पे कर रहे हैं, कुछ माइनस नहीं करने देंगे 10 लाख में से। जो 10 लाख सैलरी मिला है, 10 लाख का 10 लाख टैक्सेबल हो जाएगा आपका।
बस एक मेजर ये एक इन्होंने जो मेजर कंडीशन रखी हुई है इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के ऊपर कि अगर आपने नई स्कीम के तहत टैक्स पे करना है, नई स्कीम में क्या है, टैक्स की जो रेट है कम, जैसे अभी जो स्कीम अभी जो हमारा टैक्स स्लैब है इसमें 5 लाख से ऊपर हमें सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 20% पे करना पड़ता है, जो 5 लाख के ऊपर की हमारी जो भी इनकम होती है। जैसे अगर किसी की 6 लाख है तो 5 लाख के ऊपर कितना हुआ, 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 20% यानी कि 20,000 टैक्स आएगा। लेकिन नई स्कीम में क्या क्या किया गया है, 5 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट आएगी उस पर केवल 10%, अभी 20 दे रहे हैं वहां पे 10 हो गया, आधा रेट कम कर दिया। लेकिन कंडीशन ये लगा दी है कि साथ में आप कोई डिडक्शन, कोई एग्जम्पशन, कोई HRA, कोई LIC की किस्त, कोई बच्चों की स्कूल फीस, कोई मेडिकल इंश्योरेंस, कुछ माइनस नहीं कर सकते हो। अब इससे प्रॉब्लम ये आ गई है कि पहले तो हमें पता था कि यार ये मेरा स्लैब है, ये स्लैब में आऊंगा तो इतना टैक्स बनेगा, इसमें आऊंगा तो इतना टैक्स बनेगा। लेकिन अब ऑप्शन आ गई है, अब मुझे एक कंपैरिजन करना पड़ेगा अपना रिटर्न फाइल करने से पहले कि मुझे ज़्यादा बेनिफिट कहाँ हो रहा है, मेरा टैक्स कम से कम किस ऑप्शन में बन रहा है, पहले में या सेकंड में। हम यहाँ पे आगे थोड़ा एक कंपैरिजन देखते हैं कि रेट ऑफ टैक्स का कंपैरिजन डिफरेंस है क्या। ये देखिए, ये मैंने टेबल बनाया है अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 से 7.5, इस तरह से 15 लाख तक दिखाया हुआ है। 15 तक इसलिए दिखाया गया है दोस्तों क्योंकि 15 के बाद दोनों में आप देख रहे हैं ये न्यू स्कीम है, ये ओल्ड रेजिम के मुताबिक है, तो दोनों में 15 लाख से ऊपर बराबर टैक्स का रेट हो गया, इसलिए उसके आगे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। अप टू 2.5 लाख दोनों में नील है, अप टू 5 लाख दोनों में 5% है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे भाई 5 लाख रुपए तक की सैलरी या बिजनेस इनकम कमा रहे हैं साल भर में, उनको देखने की जरूरत नहीं है कि भैया न्यू में जाना है कि पुरानी में जाना है, वो चुपचाप अपना पुरानी को फॉलो करते रहे, कोई जरूरत नहीं उनको नई में जाने की। ठीक है, 5 लाख तक वो टैक्स ही नहीं बनेगा उनको पुरानी में, बेसिकली नई में जाएंगे तो उनको फिर भी उसमें तो टैक्स आ जाएगा। वैसे ही 7.5 लाख रुपए तक देखिए अब डिफरेंस, यहाँ पे फर्क आना शुरू हो गया दोस्तों। 5 लाख से ऊपर जैसे गए, नई स्कीम 10% टैक्स लगा रही है, पुरानी स्कीम 20% लगा रही है। 7.5 से ऊपर गए, नई स्कीम 15 है, पुरानी अभी भी 20 पे है। 10 से ऊपर टाप गए हम लोग तो नई स्कीम 20, पुरानी 30। तो इसी तरह से ये सारे डिफरेंसेस हैं। मैंने इसकी एक कंप्यूटेशन भी की है, कुछ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स लेकर के कि मान लीजिए मेरी इनकम 6 लाख है, मेरी इनकम 9 लाख है, 12 लाख है, तो मेरी डिडक्शन कभी 1 लाख है, कभी 2 लाख है। सारी मैंने इस तरह से कुछ 8-10 एग्जांपल्स बना करके, आप लोगों में से किसके ऊपर क्या सूट करती है वो आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह से मैंने कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंडीशन, ये सारी अगली स्लाइड में मैंने सारी कंडीशन दिखाई हैं कि ये सारी कंडीशंस हैं कि अगर आपको 115 BAC के तहत न्यू स्कीम के तहत टैक्स पे करना है तो आपको ये कंडीशंस को फॉलो करना है और उसके तहत आपको ये सारी डिडक्शन एग्जम्पशन छोड़नी है। ये सारी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये लिखित में, ये बस ये सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट भी हैं, वो एडिशनल पॉइंट इंपॉर्टेंट भी हैं, वो डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि जो पर्सन जिसकी बिजनेस इनकम है, जैसे अब हम ITR फाइल करते हैं, किसी की सैलरी इनकम है, किसी की बिजनेस इनकम है, किसी को रेंटल आ रहा है, किसी को इंटरेस्ट इनकम आ रही है, सबका अलग अलग है। कई मेरे भाई ऐसे होते हैं जो सैलरी, जो जॉब भी कर रहे हैं कहीं पे, साथ में अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, तो उनको दोनों तरफ की इनकम आती है। उनकी ITR में दोनों इनकम का वेरवा जाएगा, बिजनेस इनकम का भी, सैलरी का भी। अब उस केस में इन लोगों ने क्या कर दिया है कि जिस पर्सन की बिजनेस इनकम भी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, वो पर्सन अगर एक बार उसने ये ऑप्शन ले ली, एक बार उसने अगर ये ऑप्शन ले ली तो वो ऑप्शन जल्दी जल्दी इसको विड्रॉ नहीं कर सकता। हालांकि कर सकता है, कुछ कंडीशंस हैं वो हम फिर डिस्कस करेंगे। एक बार उसने मान लीजिए ले ली और इसको विड्रॉ कर ली कि नहीं जी मेरे को नई स्कीम में नहीं जाना, तो फिर उसके बाद वो दोबारा नई स्कीम में पूरी उम्र नहीं जा सकता। लेकिन कौन? जो बिजनेस इनकम कर रहा है।
सैलरीड पर्सन, अगर आपके पास आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है, आपको सिर्फ सैलरी ही आ रही है साल भर, तो आपके ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप हर साल दोनों ऑप्शन को कंपेयर कर सकते हैं। जिस भी साल में आपको जौन सी ऑप्शन में बेनिफिट हो रहा है आप उस ऑप्शन में चले जाइए। सैलरीड इनकम, सैलरीड पर्सन के ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, वो हर साल अपनी ऑप्शन चेंज कर सकता है। बिल्कुल स्पष्ट हूं मुझे लगता है मैं इस चीज के ऊपर। चलिए एक पॉइंट और आता है कि जो ये पॉइंट स्पेशली मेरे सैलरीड पर्सन्स के लिए ही आएगा, ये भी उसमें क्या है कि एम्प्लॉयर पूछेगा अब, क्योंकि एम्प्लॉयर जिसको सैलरी दे रहा है उसने उसका टीडीएस काटना है। स्पेशली जो पर्सन 40-50 हज़ार से जिसकी सैलरी महीने की ज़्यादा है, यानी कि जो 5 लाख से ज़्यादा साल का कमा रहा है, उसका तो टीडीएस कटना ही कटना है। तो अब एम्प्लॉयर पूछेगा भैया मैं तेरा टीडीएस कौन सी ऑप्शन के तहत काटूं, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, नई स्कीम या पुरानी स्कीम, क्योंकि दोनों में टैक्स का रेट अलग अलग है तो टीडीएस अलग अलग हो जाएगा। अब उसको क्या मालूम। तो इसके लिए क्या हुआ, एक सर्कुलर जारी किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि भैया उसको ये बात तो एम्प्लॉय ही बताएगा। तो एम्प्लॉय के ऊपर एक इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी डिपार्टमेंट ने कि भैया आप हर साल के अप्रैल के महीने में ही, साल चढ़ते ही अपने एम्प्लॉयर को बता दो कि मैं तो यही पुरानी स्कीम में ही रहूंगा, या फिर जी मैं तो नई स्कीम में ही रहूंगा। आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता, ये नहीं कहना। या तो आप कहो जी मैं पुरानी में रहूंगा, या तो आप कहो जी मैं नई में रहूंगा। अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताया तो सर्कुलर में लिखी है ये बात, अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताया कि मैं कौन सी स्कीम के तहत अपनी रिटर्न फाइल करना चाहता हूं, तो एम्प्लॉयर आपको पुरमान लेगा कि आप पुरानी स्कीम के तहत जाना चाहते हो और वो टीडीएस पुरानी स्कीम के तहत काट लेगा। तो ये ध्यान रखना है मेरे सैलरीड क्लास के भाइयों ने जो सैलरी ले रहे हैं। बेटर है आप एनालाइज करें कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेटर है और अपने एम्प्लॉयर को बता दें। अदरवाइज आपका टीडीएस आपके मुताबिक या आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ज्यादा या कम कट सकता है। एक बार इसमें मैं और ऐड कर दूं, आपने बताया नहीं, एम्प्लॉयर ने पुराने हिसाब से टीडीएस काटना शुरू कर दिया। अब रिटर्न फाइल करने का समय आ गया। अब आप रिटर्न कौन से तरीके से, कौन सी ऑप्शन के तहत फाइल करेंगे, मुझे बस ये बता दीजिए। टीडीएस तो आपका पुरानी स्कीम के तहत कटा है। अब आप कंपेयर करेंगे कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी पुरानी स्कीम के तहत कम है कि नई स्कीम के तहत कम है। जो भी आपको बेनिफिट है आप उसके मुताबिक रिटर्न फाइल कर दीजिए। कोई देखने की जरूरत नहीं है कि एम्प्लॉयर ने तो जी पुरानी स्कीम के तहत मेरा टीडीएस काटा है, मैं नई स्कीम के तहत कैसे रिटर्न फाइल कर दूं। सर्कुलर में ये बात साफ साफ लिखी हुई है दोस्तों कि एम्प्लॉय जो सैलरीड क्लास मेरे भाई हैं, ध्यान रहे मैं सैलरीड क्लास बोल रहा हूं, मैं बिजनेस क्लास नहीं बोल रहा। जो पर्सन सैलरी की इनकम जिनकी है साल भर की, सिर्फ सैलरी की, वो डिविएट कर सकते हैं कि एम्प्लॉयर ने टीडीएस कौन सी स्कीम के तहत काटा है, आपने आईटीआर कोई और स्कीम के तहत भरना चाहते हैं, आपको खुली छूट है भैया। सर्कुलर में ये बात साफ साफ लिखी हुई है, तो बेचिंत रहें। अब मान लीजिए आपने डिक्लेरेशन दे दी, पहले केस में हमने क्या डिस्कस किया, आपने कुछ बताया ही नहीं एम्प्लॉयर को, बेचारा एम्प्लॉयर क्या करता है, उसने काट लिया पुरानी स्कीम के हिसाब से। अब मैं दूसरी एक चीज डिस्कस कर रहा हूं कि आपने अपने एम्प्लॉयर को बता दिया कि मैं पहली स्कीम, मैं तो पुरानी स्कीम के तहत जाना चाहता हूं। एम्प्लॉयर कहता है अच्छा लो ठीक है, मैं आपका पुरानी स्कीम से टीडीएस काटूंगा। लेकिन जब रिटर्न भरने का समय आया, आप अपने सीए के पास गए या एडवोकेट के पास गए या किसी और टैक्स कंसल्टेंट के पास गए, उन्होंने बोला सर पुरानी स्कीम नहीं, आपको तो नई स्कीम के तहत बेनिफिट हो रहा है। अच्छा तो क्या करूं, मैंने तो एम्प्लॉयर को लिखित में दे दिया कि भैया मेरा पुरानी से काटो, लिखित में दे दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्कुलर में लिखी है ये बात साफ साफ, आप रिटर्न नई स्कीम के तहत फाइल कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप
डिविएट कर सकते हो अगर आप सैलरीड क्लास पर्सन हो। लेकिन अगर आप बिजनेस क्लास हो और आपको सैलरी इनकम भी है और आपने अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन दे रखी है भैया पुरानी स्कीम से काटो, फिर आप अपनी ITR फाइल करते समय अपनी इस ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते। जो आपने लिखत में दिया है उसी को फॉलो करो। पुराना स्कीम बोला है पुरानी के हिसाब से रिटर्न फाइल करो, नई स्कीम बोली है अपने एम्प्लॉयर को तो नई स्कीम के हिसाब से ITR फाइल करो। बिजनेस क्लास पर्सन ने ये ध्यान रखना है। मैं समझता हूं इस चीज के ऊपर हम क्लियर हैं दोस्तों। बस आप ये समझें जो मेरे सैलरी क्लास पर्सन है या बिजनेस मैन है उनके लिए मोटे मोटे तौर पे यही चीज़ें लागू होती हैं। बहुत हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रेजेंटेशन मेनली मेरे जो प्रोफेशनल भाई हैं उनके लिए बनाई गई हैं, क्योंकि उन लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा किस्म की वैरायटी में क्वेरीज आ सकती हैं, तो उनके पास हर चीज़ का वो होना चाहिए। आपके ऊपर ये सारी चीज़ें जो मैंने बोल दी हैं पूरी कवर होती हैं। आप बस इस चीज़ को समझें और देखिए, कंपेयर कीजिए किस स्कीम के तहत आपको बेनिफिट है, उसके मुताबिक आप अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज, कोई कंफ्यूजन, कोई आपको इश्यूज रह जाते हैं, स्लाइड में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे कैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर समय अवेलेबल हूँ। आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपको फ़ोन पे भी आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकता हूँ। अगर आप मेरे को ईमेल करेंगे, मैं ईमेल से भी आपको जवाब दूंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं और ऐसी वीडियोस बहुत डालने वाला हूं जो इनकम टैक्स लॉ ऑफ इंडिया को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों के सामने रखेगा, ताकि आप लोगों के मन से एक जो इनकम टैक्स को लेके एक भय बना हो, जो डर है या जो कंफ्यूजन है, कई लोगों के मन में कंफ्यूजन है, कई लोगों के मन में डर भी है, तो वो मेरी बस ये एक इच्छा है कि मैं उस डर को या उस कंफ्यूजन को जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा दूर कर सकता हूँ, मेरी बस वो एक कोशिश है भाइयों। तो आप ज़रूर मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल बटन को दबा लीजिए, ताकि जो भी मेरी अपडेट्स आती रहेंगी वो आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें। बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बन जाती हैं। वो अननेसेसरी उससे परेशान रहता है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, गूगल पे ढूंढता रहता है, कोई बेवकूफ़ बनाता है, कोई सही भी बताता है, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता कि सही जानकारी मिलने के बाद भी कई बार कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो मेरा बस ये एक कोशिश है कि आप लोगों के मन में अवेयरनेस पैदा करूं, बाकायदा रेफरेंसेस देख करके कि मैं जो आपको अपना जवाब दे रहा हूं वो मैं किस रेफरेंस से दे रहा हूं। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अगर पसंद आई हो। धन्यवाद। जय हिंद।